हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आ गए हैं अपनी अगली क्लास में। और यहाँ पर हम बात करेंगे गुरुत्व केंद्र के बारे में। बात हमने की और हमने ये पता लगाया कि भाई एक वस्तु का द्रव्यमान केंद्र एवं गुरुत्व केंद्र एक ही जगह पर होता है, एक ही स्थान पर होता है, यदि वस्तु के अंदर गुरुत्व त्वरण का मान नहीं बदलता। यानी छोटी आकृति की जो वस्तुएं होती हैं, अगर हम उन्हें पृथ्वी के तल पर या पृथ्वी की सतह पर, जिसे हम कहते हैं धरती पर, है ना, अगर छोटी आकृति की वस्तुएं होती हैं, उन्हें धरती पर रखते हैं, तो उनमें जो कि गुरुत्व त्वरण जी का मान नहीं बदलता, तो उसमें क्या होता है, ऐसी सभी वस्तुओं में द्रव्यमान केंद्र और गुरुत्व केंद्र एक ही जगह पर होते हैं। द्रव्यमान केंद्र यानी वह बिंदु जहाँ पर वस्तु का द्रव्यमान सारा या कणों के निकाय का द्रव्यमान रखा हुआ माना जा सकता है, ताकि उस पर गति के नियम लगाए जा सकें। इसके लिए दूसरा कोई द्रव्यमान केंद्र का मानने का, द्रव्यमान केंद्र को मानने का कोई दूसरा कारण नहीं है। बस यह है कि जो गणितीय गणनाएं हैं गति के नियमों में, न्यूटन के गति के नियम बल वगैरह लगाने में, तो उस बिंदु पर हम क्या करते हैं कि वस्तु का या वस्तु के निकाय का उस बिंदु पर द्रव्यमान मानकर हम वहाँ पर बल लगा लेते हैं, F इक्वल्स टू ma। अब बात आती है गुरुत्व केंद्र की। गुरुत्व केंद्र बिल्कुल अलग चीज़ है। वास्तव में द्रव्यमान केंद्र का गुरुत्व केंद्र से कोई संबंध नहीं है। ठीक, गुरुत्व केंद्र वह बिंदु है जहाँ पर किसी वस्तु का भार निर्भर करता है, जहाँ पर किसी वस्तु का भार लगा होता है। गुरुत्व केंद्र के परितः कोई वस्तु, गुरुत्व केंद्र के परितः कोई वस्तु गुरुत्वीय बलों के आघूर्णों के कारण नहीं घूमती। यानी गुरुत्वीय बलों के जो आघूर्ण होते हैं उनके कारण कोई वस्तु गुरुत्व केंद्र के परितः नहीं घूमती। यानी अगर किसी वस्तु को ऐसे किसी बिंदु पर टिका दें कि वह वस्तु उस बिंदु के परितः गुरुत्वीय बलों के कारण या जो भार है, भारों के कारण न घूमे, तो वह बिंदु क्या है, गुरुत्व केंद्र है। तो गुरुत्व केंद्र के लिए दो बातें होती हैं। एक तो गुरुत्वीय बलों का जो आघूर्ण है, परिणामी आघूर्ण है, वह शून्य होता है, क्योंकि उसके परितः वस्तु भार के कारण घूमती नहीं है। एक, उसी बिंदु पर वस्तु का संपूर्ण भार होता है या कार्य करता है। जबकि द्रव्यमान केंद्र में ऐसी कोई शर्त नहीं है। द्रव्यमान केंद्र बस वह एक बिंदु है वस्तु के अंदर, वस्तु के बाहर भी हो सकता है, जहाँ भी है, कि भाई इस पर गति के नियम लगाए जा सकते हैं। यहाँ पर वस्तु का या कणों के निकाय का या वस्तुओं के निकाय का संपूर्ण द्रव्यमान रखा हुआ माना जा सकता है। बस ये बात है। तो इसका मतलब देखा जाए तो कुल मिला के गुरुत्व केंद्र जो है ये महत्वपूर्ण चीज़ है। गुरुत्व केंद्र बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ है। ये हमने जाना, समझा, इस चीज़ को परिभाषा भी दी हमने। और हमने ये भी बताया था पिछली क्लास में कि भाई गुरुत्व केंद्र जो है या द्रव्यमान केंद्र एक ही जैसे होते हैं। गणितीय गणनाओं के आधार पर ये एक ही बिंदु पर आते हैं। ये दोनों अलग अलग हो जाते हैं गणितीय गणनाओं में यदि किसी वस्तु में गुरुत्व त्वरण का मान बदलता हो। जैसे मान लीजिए कोई वस्तु बहुत बड़ी आकृति की है, तो हम क्या जानते हैं कि भाई पृथ्वी तल के पास जी का मान ज़्यादा है, पृथ्वी तल से ऊपर जाने पर जी का मान घटता है। अब वस्तु की आकृति इतनी बड़ी है कि उसमें जी का मान बदल गया, तो इसका मतलब सीधा सीधा हो गया कि वस्तु का द्रव्यमान केंद्र अब कहीं और होगा और वस्तु का गुरुत्व केंद्र अब कहीं और होगा। ठीक, जबकि परिभाषाओं की दृष्टि से और मूल सिद्धांतों की दृष्टि से गुरुत्व केंद्र अलग है, द्रव्यमान केंद्र अलग चीज़ है। ठीक, तो ये बात स्पष्ट हो गई। छोटी सी कहानी मैंने बताई आपको। अब चलते हैं आघूर्ण का सिद्धांत या आघूर्णों का सिद्धांत। देखिए बड़ी सरल सी बात है। अगर कोई वस्तु नहीं घूमती किसी भी बिंदु के परितः, चाहे वो बिंदु वस्तु के अंदर हो चाहे वस्तु के बाहर हो। अब जैसे मान लीजिए मैं एक छड़ ले लेता हूँ, मान लीजिए मैं एक छड़ ले लेता हूँ, ठीक, और यहाँ पर मैं हेडिंग डाल देता हूँ अपनी क्लास का। हम पढ़ रहे हैं आघूर्णों का सिद्धांत। या आघूर्ण का सिद्धांत।
अंग्रेजी में क्या कह रहे हैं बच्चों, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स, अंग्रेजी में कह रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स। ठीक, अब मान लीजिए मैं एक छड़ ले लूं। देखिए सबसे पहली बात तो यह है कि इस छड़ का अपना कोई भार है, या तो मैं उसे मान लूं कि वो है, या मैं ये मान लूं कि वो नहीं है, वो नगण्य है। ठीक, तो दो बातों पर विचार करना पड़ेगा कि भाई छड़ का भार मान के चलें कि ना मान के चलें। तो अगर छड़ का भार नहीं मानेंगे तो सवालों में फंस जाएगा। किसी किसी सवाल में क्या होता है कि छड़ का भार दे दिया जाता है। अब छड़ क्या है, एक समान छड़, हमने कहा भाई ये एक समान छड़ है। ठीक, इसमें एक समान रूप से द्रव्यमान इसका भरा है, एक समान रूप से इसमें भार है, वितरण है इसके द्रव्यमान का। तो छड़ का भार कहाँ काम करेगा, छड़ के बिल्कुल मध्य बिंदु पर, और इसे क्या मान लें, W0। ठीक, और इस छड़ की जो लंबाई है वह मान लें L के बराबर। ठीक, हम ये मान रहे हैं कि भाई छड़ घूमनी नहीं चाहिए, छड़ इधर उधर घूमनी नहीं चाहिए। तो हमने क्या किया, इस छड़ को या तो हमने टिका दिया या रस्सी से लटका दिया। दो बातें हैं, या तो हमने रस्सियों से लटका दिया या टिका दिया। अगर हमने इसे रस्सियों से लटका दिया तो हम जानना चाहते हैं कि भाई उन रस्सियों में क्या टेंशन है, या हमने इसे टिका दिया तो हमें जानना चाहते हैं कि कहाँ टिकाएं इसको ताकि ये संतुलन में आ जाए। अब मान लीजिए मैं इस छड़ को यहाँ टिका देता हूँ। देखिए इस जगह पे मैं इस छड़ को टिका देता हूँ। ये छड़ मैंने टिका दी यहाँ पे। जहाँ पे टिकाया गया है बच्चों, इसके परित घूम सकती है, इसे कहते हैं आलंब। ये आलंब है, इसके परित घूम सकती है छड़। ठीक, यानी इधर को भी घूम सकती है, इधर को भी घूम सकती है। और भार हम जान रहे हैं mg है, mg W बराबर W0 बराबर mg है, छड़ का भार है। तो लिख दिया हमने छड़ का भार W0। ठीक, छड़ की लंबाई हो गई L, और यहाँ टिका दिया हमने। तो टिकाया गया जो बिंदु है यह कहाँ है, अगर देखा जाए हम मान लेते हैं कि यह छड़ के मध्य बिंदु से x की दूरी पर है, x। ठीक, और अब हमें छड़ को घूमने से रोकना है, हमें छड़ को घूमने से रोकना है। पहली स्थिति हम देख रहे हैं, छड़ को घूमने से रोकने के लिए भाई छड़ तो इधर को घूम जाएगी, तो या तो मैं यहाँ एक रस्सी बांध दूँ, छत पे बांधूँ, छड़ को लटका लूँ, छड़ को घूमने से रोकूँ। ठीक, या मैं यहाँ एक दूसरा कोई भार लटका दूँ ऐसे W इधर, ताकि जिस बिंदु के परितः छड़ घूम सकती है उस बिंदु के परितः मैं परिणामी आघूर्ण 0 कर दूँ। सिंपल सी बात है। अब मैंने यहाँ W लटका लिया इधर तरफ, तो अब देखिए मैं कुछ ऐसा संबंध निकाल लूँ कि जिससे मुझे पता चले कि ये घूम नहीं रही है, परिणामी आघूर्ण 0 है। अब मान लीजिए आलंब के परितः, अब आलंब के बिंदु को मान लीजिए मैं यहाँ आलंब के बिंदु को ले लूँ O, तो बिंदु O के परितः बिल्कुल बेसिक सी बात करेंगे, बिंदु O के परितः छड़ का परिणामी आघूर्ण 0 है, क्योंकि यह घूम नहीं रही है। ठीक, अब इसमें क्या करते हैं, इधर देखते हैं यूँ घुमा के, O के परितः W का देखते हैं, यूँ घुमाते हैं हाथ, तो ये होता है अंदर की तरफ, वामावर्त। वामावर्त वाले को माइनस में लिख देते हैं, नेगेटिव लगा देते हैं अंदर वाले को, और कुछ बाहर आता है तो उसे प्लस में लगा लेते हैं। अब देखिए इसका अंदर की तरफ और इसका इस बिंदु के परितः ये किधर है, इस तरफ है, इसका बाहर की तरफ। तो कुल मिला के अब मैं लिखता हूँ W0x माइनस का, ये है वामावर्त वाला, और इधर ये घूमेगा ऐसे। अगर इस हाथ को ऐसे रख दूँ यूँ, देखिए यहाँ पे अंगूठा रखता हूँ तो यूँ घुमाता हूँ इसको, इधर खड़ा होकर दिखता है साफ साफ, इधर को आ रहा है तुम्हारी तरफ को पक्का। और ये डिस्टेंस कितनी है, ये जो डिस्टेंस है जिस पे लगा, ये दूरी कितनी है, ये वाली लंबवत दूरी लगती है, ये है L/2 माइनस x। क्यों, क्योंकि ये देखिए आलंब कहाँ पर है,
मध्य बिंदु से x पे है और ये यहाँ से L/2 माइनस एक्स पे हो जाएगी। तो यानी कि इसे जोड़ दूँ, W L/2 माइनस एक्स बराबर 0। सरल सी बात है बिल्कुल। यहाँ से मुझे क्या मिलेगा? अगर मुझे x दे रखा है मुझे, तो मुझे W का मान मिल जाएगा। अगर मुझे W दे रखा है तो मुझे x का मान मिल जाएगा। ठीक, इस सिंपल सा सरल सा समीकरण आपको बनाना होता है, दक्षिणावर्त आघूर्ण, वामावर्त आघूर्ण, इस तरीके से, और अपना सवाल हल करना है। चलिए एनसीईआरटी का एक सवाल देखते हैं, क्योंकि ये तो हम पढ़ चुके हैं कई बार। आघूर्णों का सिद्धांत, उत्तोलक, ये हम कर चुके हैं, इस पे विचार अच्छे से। अब हमें एक उदाहरण लेना है यहाँ पे, क्योंकि मैंने थोड़ा सा इसलिए इसको रिफ्रेश कर दिया कि भाई ये उदाहरण हमारे लिए आसान हो जाए। चलिए लेते हैं, अब लिखते हैं उदाहरण। उदाहरण संख्या है 7, 8। ठीक, अब उदाहरण संख्या में यहाँ पे 2 जगह पे एक छड़ को टिकाया गया है। 2 जगह पे, एक जगह पे नहीं, 2 जगह पे। ठीक, अब क्या करते हैं, इसे हटा लेते हैं और बनाते हैं कि जिस सवाल को हम कर रहे हैं उसका डायग्राम कैसा है। सत्तर सेंटीमीटर लंबी एवं 4 किलोग्राम द्रव्यमान की धातु की छड़ के दोनों सिरों से 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखे 2 छुर धारों पर टिकी है। 10 सेंटीमीटर, सिरों से 10 सेंटीमीटर, यानी अगर मैं इस छड़ को यहाँ बना दूँ ऐसे, तो यहाँ से 10 सेंटीमीटर ये वाली चीज़ है, यहाँ पे रखी है ये छड़, और इधर से भी 10 सेंटीमीटर पे रखी है, ये भी 10 सेंटीमीटर है। ठीक, और 4 किलोग्राम द्रव्यमान की, तो इसका मतलब इस छड़ का जो द्रव्यमान है बिल्कुल बीच में पड़ेगा, वो है W0 और वो है 4g mg। भार क्या होता है? mg होता है। m कितना है? 4 किलोग्राम। g क्या है? 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर गुरुत्वीय त्वरण का मान है। ठीक, और छड़ की जो कुल लंबाई है वह कितनी है? 70 सेंटीमीटर। सवाल को अच्छे से समझ लेना है, एक ही क्वेश्चन काफ़ी है परीक्षाओं में सवाल करने के लिए। ये एक सवाल ठीक से समझ लिया जाए तो यही काफ़ी होता है। इससे आगे वाला भी एक क्वेश्चन है अच्छे वाला, वो भी करवाएंगे। 2 एग्जाम्पल हैं, 2 उदाहरण है हमारे पास। इसके एक सिरे से 40 सेंटीमीटर दूरी पर 6 किलोग्राम द्रव्यमान का एक भार लटकाया गया है। एक सिरे से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर, एक सिरे से, किसी भी सिरे से लटका सकते हो, तो कोई बड़ी बात नहीं है। अब देखिए यहाँ पर जो बीच में ये जो बिंदु आएगा, बिल्कुल ये आएगा 35 सेंटीमीटर पे, बिल्कुल मध्य बिंदु पर होता है छड़ का भार। ठीक, थोड़ा सा आगे बढ़ जाएं तो यहाँ एक भार लटका जा सकता है, चाहे इधर से लटका दो चाहे इधर से लटका दो। मैं चलो इधर से लटका देता हूँ, क्योंकि किताब में पढ़ना आसान होता है, किताब में ऐसे ही बनाया तो ऐसे ही बना दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये देख रहे हैं कि ये जो डिस्टेंस है जहाँ पर ये लगाया गया, ये डिस्टेंस कितना है? ये है 5 सेंटीमीटर, क्योंकि भाई ये पूरा 35 है, 5 लटकाया, एक सिरे से 40 पे आ जाएगा। देखो, अगर एक सिरे से देखो ना यहाँ पे, तो ये पूरा 40 सेंटीमीटर पे आ जाएगा। और ये जो भार है ये है 6g, 6 किलोग्राम का भार है। क्षुर धारों पर लगने वाले प्रतिक्रिया बलों की गणना कीजिए। ठीक, बस प्रतिक्रिया बल चाहिए, यानी जहाँ पर ये रखी हुई है यहाँ पर प्रतिक्रिया बल, यानी कुल मिला के इन पर कितना कितना वजन पड़ रहा है, बस ये बात है। अब यहाँ पर जो वजन पड़ रहा है इसके ऊपर, इसे मान लेते हैं क्या? इसे मान लेते हैं K1 और इसे मान लेते हैं, मान लीजिए K2, या दूसरा नाम भी होता है इनका, इन्हें लिख देते हैं R1। R बना दूँ, प्रतिक्रिया बलों को लो, R1 या R2, नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता, जो चाहे जो बना लो। R1 और R2 के मान चाहिए। तो देखिए सबसे पहले क्या कर रहे हैं कि बल में, मतलब छड़ में कोई त्वरण नहीं है, यानी छड़ को अगर हम देखें, हम कहें F बराबर है में, तो ये 0 है, यानी छड़ में बलों का संतुलन है। उसके बाद छड़ घूम नहीं रही है, इसका मतलब परिणामी आघूर्ण भी 0 है, छड़ पर परिणामी आघूर्ण भी 0 है। ये 2 बातें जो है हमने
पता की। बल भी नहीं है और आघूर्ण भी नहीं है। अब बल की बात अगर करें तो छड़ पे लगे बल क्या है, देखो ऊपर की तरफ लगे हुए बल क्या है, जहां पर ये छड़ टिकी हुई है वहां की दो प्रतिक्रिया हैं, ऊपर की तरफ, ऊर्ध्वाधर ऊपर की तरफ। तो पहला समीकरण तो हमारा बल से ही बन जाएगा बच्चों, R1 प्लस R2, और नीचे की तरफ लगे हुए बल क्या है, 4 किलो छड़ का भार है, 6 किलो हमने लटका रखा है, तो 10G हो गया, 10G। तो ये हो गया 10G, सिंपल। अब ये तो एक समीकरण है, इससे R1 मिलेगा R2 मिलेगा, ऐसा तो होना नहीं है भाई, दो चीज़ें हैं, R1 भी चाहिए R2 भी चाहिए, इससे तो मिलेगा नहीं। तो कोई एक समीकरण हमें बनाना है, ये तो हमने पता लगा दिया, ये तो हमने लगा दिया, बल तो लगा दिया हमने। हमें एक समीकरण आघूर्ण का भी बनाना होता है। एक समीकरण हम बलों का बना लेते हैं, बलों को जोड़ लेते हैं, एक दूसरे के विपरीत बल है उन्हें बराबर कर लेते हैं जोड़ के, तो परिणामी बल शून्य हो जाता है। ठीक, एक आघूर्ण यानी किसी बिंदु के परितः घुमा के उसे कर लेते हैं। अब मान लीजिए मैं इस एक आलम्ब के परितः घुमाता हूँ, ये जो एक आलम्ब है जिसे आलम्ब कह रहे हैं, क्षुरधारों पर रखे इसके परितः घुमा देता हूँ। तो इसके परितः घुमाऊँ तो इसे मान लेता हूँ मैं O डैश, और इसे मान लेता हूँ O। दो बिंदु मान लिए, एक O डैश एक O। ठीक, तो क्षुरधार O डैश पहले वाला, ठीक, O डैश के परितः आघूर्ण। अब यहाँ एक आघूर्ण का समीकरण बना लेता हूँ, परितः छड़ का आघूर्ण। अब छड़ घूम नहीं रही, ठीक, तो क्या करूं, कर देता हूं इसे 0, क्योंकि ये सभी के परितः 0 है, घूम नहीं रही तो सभी के परितः परिणामी आघूर्ण 0 है। अब लगा देता हूं यहां से दूरियां। अब देखो यहां पर जो अपना खुद का एक बल है वो है R2, तो R2 से कोई लंबवत दूरी नहीं है बिंदु O का, कुछ नहीं है, तो R2 में लगा देता हूं 0। चलिए इसके बाद इधर देखिए, उस तरफ वाले देखेंगे तो यहाँ पे देखेंगे अगर, तो यहाँ से ये जो 6 किलो है ये कितनी डिस्टेंस पे बनेगा, कितनी दूरी पे बनेगा। देखो यहाँ से पूरी की पूरी दूरी जो है ये 40 है, ये 5 है, ये 35 है, ये 10 है, तो ये कितनी बच गई, जरा इसे सोच के बताओ, ये कितनी बचेगी, ये वाली। भाई ये 35 है ना, बिल्कुल मध्य बिंदु है, ये 10 है, तो 35 में से 10 गए, ये कितनी बची, 35 में से 10 गए 25, ठीक, ये कितनी बची फिर, ये कितने पे आ गया, 5 पे। तो ये दूरी कितनी बन रही है, देखो 5 और 10 15, ये बन गई 20 सेंटीमीटर, ये वाली, सिर्फ ये वाली है ना, ये वाली दूरी देखो सिर्फ 20 सेंटीमीटर बनेगी, नाप लो। ये पूरी कितनी है 35, ये कितनी है 5, ठीक, ये कितनी है 10, तो 35 में से 5 ये गए, 10 ये गए, तो कितनी बची, 20 बची। तो ये 20 पे कितना है, 6G है। और इसका आघूर्ण कैसा होगा, इधर को घुमाएगा, देखो इस बिंदु के परितः माइनस का अंदर की तरफ, तो 20 और 6 ये लगा दिया मैंने, ठीक, तो -6G, और 20 को मैं सेंटीमीटर में लगा देता हूँ, ठीक, सेंटीमीटर में लगा दी सारी दूरियां मैंने, क्योंकि परिणामी आघूर्ण 0 है, 0 है तो सेंटीमीटर हो या मीटर हो वैल्यू मेरी आ जाएगी। अगर मैं 100 से भाग करके भी लगा दूं इसे तो भी चल जाएगा मेरा काम, लेकिन नियम कहता है कि मीटर में लगानी चाहिए। यहाँ पर जहाँ आघूर्ण 0 करना है यहाँ पे तो सेंटीमीटर में लगा दो आप। हाँ, ये ना हो कि कोई सेंटीमीटर में लगा दी कोई मीटर में लगा दी, या तो सेंटीमीटर में ही लगा लो या मीटर में ही लगा लो, ये कोई मैटर नहीं करता। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आ गया ये वाला, ये 4 जो है ये बिल्कुल मध्य बिंदु पे है, तो कितने पे पड़ेगा, देखो ये पूरा 35 है और ये 10 है, तो ये पड़ेगा 25 पे। ये भी इधर इसी तरफ है, नीचे की तरफ यूँ है ना, ऐसे 4 है ये, तो 4G यानी -4G, और ये है 25 सेंटीमीटर पे। अब ये देखते हैं ये वाला R1। अब देखेंगे R1 का, तो ये तुम्हारी तरफ बाहर की तरफ आ जाएगा, और दूरी कितनी है, R1 और R2 के बीच की दूरी कितनी है भाई, टोटल 70 है, 70 में से 10 इधर से घटा दो, 10 इधर से घटा दो, ये बचेगी 50 तो ये R1 R2 के बीच की दूरी कितनी बच रही है, ये बच रही है 50 सेंटीमीटर। और ये भी पता हो गया कि ये आघूर्ण जो है बाहर की तरफ यानी प्लस का है, तो प्लस R1 और ये हो गया 50, और कुछ नहीं बचा, सब कुछ हो चुका है। अब इसे डाल दो 0, ठीक। तो यहाँ से अगर तुम देख रहे हो तुम्हें
R2 R1 में से कोई चीज़ मिल जाएगी। अगर तुम किसी और बिंदु के परितः लगाते हो, मतलब एक ऐसे बिंदु के परितः नहीं लगाते जिससे R1 या R2 पास होता हो, गुजरता हो, तो तुम्हारे समीकरण में यहाँ R1 R2 में तुम्हें एक समीकरण मिलेगा, ना कि कोई वैल्यू मिलेगी। R1 भी आएगा, R2 भी आएगा, तो दो समीकरण बन जाएंगे R1 R2 में। एक ऊपर पड़ी है, देखो ये समीकरण नंबर 1 पड़ी है, और ये मान लीजिए समीकरण नंबर 2 पड़ी है। ठीक हो गया? तो कुल मिला के थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा वो सवाल, लेकिन हो जाएगा आपका हल, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान लो मैंने ओ डैश के परितः आघूर्ण लगाया, क्योंकि ओ डैश पे R2 लगा हुआ है, तो R2 का तो बनेगा नहीं, R1 की वैल्यू आ जाएगी मेरी, एक समीकरण से ही काम चल जाएगा मेरा, एक वैल्यू मुझे यहीं से मिल जाएगी। अगर मान लीजिए मैं इस ओ डैश के परितः नहीं लगाता हूँ आघूर्ण, यहाँ इस सिरे के परितः लगा दूँ, उस सिरे के परितः लगा दूँ, मध्य बिंदु के लगा दूँ, तो एक समीकरण मेरा R1 R2 में बनेगा। तो मुझे दो समीकरण हल करने पड़ेंगे फिर से, और थोड़ा मेरा लंबा हो जाएगा, मेरा हल थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। तो कुल मिला के मैं यहाँ से R1 निकाल लूँगा। देखो ये तो 0 हो गया, ये आ गया 50 R1, और ये 120 G, और ये कितना, ये 100 G, 25 चौके 100 G, तो कितना हो गया, ये हो गया 220 G। तो R1 जो आ रहा है वो आ रहा है 220 G बटे 50। अब ये काट दूंगा मैं, 22 बटे 5 G आ गया, R1 आ गया मेरा 22 बटे 5 G। ठीक, अब ये 22 बटे 5 G है, निकाल लूँ, 4.4 G आ जाएगा। R1 आ जाएगा मेरा 4.4 G, ये आ गया देखो, यानी एक बल आ चुका है मेरा, 4.4 G आ गया। G का मान 9.8 लिख दूंगा, उत्तर आ जाएगा मेरा। दूसरा देखो यहाँ पे कितना आ जाएगा, R1 और R2 कितने हैं, 10 G है। अब इसमें से मैं R1 रख दूँ तो R2 कितना आ जाएगा, यहाँ से R2 का मान भी आ जाएगा मेरा, R2 का आ जाएगा 5.6 G। ठीक, और R1 कितना आया पड़ा, R1 आया पड़ा है 4.4 G। ये देखो दोनों उत्तर आ गए। ये किसमें है, ये न्यूटन के बल हैं, न्यूटन के बल हैं ये। अब G का मान क्या रखते हैं, 9.8 रखते हैं। ठीक, अब ये कितना हो जाएगा, 560, 56 न्यूटन, अगर 10 रख दूं G को तो 55 दशमलव कुछ ये आएगा, और ये 43 दशमलव कुछ ये आएगा, क्योंकि थोड़ा सा G का मान 10 से थोड़ा सा कम है, 9.8 है। ठीक, डन हो गया, ये सवाल था आपका। ओके, एक है 55, एक है 43, हो गया। चलिए अगला सवाल बहुत ही बढ़िया है ना, वो करते हैं। अगला उदाहरण लेंगे 7, 9, उसको भी समझेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि दो उदाहरण इतने बढ़िया दिए हैं ये एनसीईआरटी में, जो इस चैप्टर के अंदर आघूर्ण कैसे लगाते हैं, इन दोनों सवालों से ही क्लियर हो जाता है। बहुत ही बढ़िया सवाल दिए हैं दोनों। और आपका जो नीट जेई वगैरह के पेपर होते हैं ना, मतलब वो ईमानदारी की बात ये है कि अपनी एनसीईआरटी हल कर लो और सीधे सीधे अपना सिलेक्शन हो जाएगा, कोई भटकना नहीं पड़ता, कुछ नहीं तैयारी वैयारी करना, ये ज़्यादा झंझट ही नहीं है। एनसीईआरटी हल अपनी पूरी तरह हल कर लें, बस हो गया अपना काम, पेपर दे दें, बेफिक्र हो गए, कोई चिंता नहीं है। चलिए अब आ गया अगला उदाहरण। ये उदाहरण संख्या है 7, 9।
ये क्या कह रहा है, 20 किलोग्राम द्रव्यमान की एक 3 मीटर लंबी सीढ़ी एक घर्षण विहीन दीवार के साथ झुका कर टिकाई गई है, जैसा कि चित्र इतने में दर्शाया गया है। इसका निचला सिरा फर्श पर दीवार से 1 मीटर की दूरी पर है। दीवार और फर्श के प्रतिक्रिया बल ज्ञात कीजिए। घर्षण विहीन दीवार है, लेकिन फर्श जो है वह घर्षण विहीन नहीं है। मान लीजिए फर्श भी अगर चिकना होगा तो सीढ़ी भाग जाएगी, स्लिप हो जाएगी, फिसल जाएगी। अब देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, इसका कितना बढ़िया सवाल है, देखो एकदम लॉजिकल सवाल है, बड़े प्यार से समझ में आता है, कोई खास झंझट भी नहीं है। ठीक है, अब ये जो है चलिए चित्र बना देता हूँ थोड़ा सा। ये देखो, ये बनाई मैंने दीवार, ये दीवार है देखो, और ये फर्श है ऐसे, ठीक, सिंपल। अब इसमें सीढ़ी रखते हैं, 3 मीटर लंबी सीढ़ी रख देते हैं, ठीक, 1 मीटर दूरी पर। तो ये मान लीजिए मैं यहाँ से यहाँ तक सीढ़ी रखता हूँ वैसे, तो ये मैंने सीढ़ी रखी, देखो ये सीढ़ी है, ये जो है ये क्या है ये बच्चों, ये है सीढ़ी, ये देखो ये रही सीढ़ी, और ये जो दूरी है ये है 1 मीटर, ये रही, ठीक। और सीढ़ी जो है वह 3 मीटर की है। सीढ़ी की जो ये लंबाई है ये 3 मीटर है, ये जो लंबाई यहाँ से आती है, ये सीढ़ी की पूरी लंबाई 3 मीटर है। अब यहाँ पर ये कह रहे हैं जी सीढ़ी का जो भार है वह 20 किलोग्राम है। सीढ़ी का भार है 20 किलोग्राम। दीवार और फर्श के प्रतिक्रिया बल ज्ञात कीजिए। यानी वही है कि बल कितने लगे हैं, सीधी सी बात है। अब यहाँ पर बिल्कुल बीच में इसका भार लटका देता हूँ, ये है W0, और सीढ़ी का भार, सीढ़ी का भार है ना, ये मैंने माना W0, इसका मान है 20 mg, 20 किलो की है, जी का मान क्या 9.8, जो भी लगाएं 10 लगा लें, जो भी वैल्यू आपको दे रखी है, ठीक। अब यहाँ पर बात ये होती है कि जो प्रतिक्रिया होती है, अगर ईमानदारी से देखें, जिस तल पर कोई रखा होता है उस तल के लंबवत होती है प्रतिक्रिया, अभिलंब प्रतिक्रिया बल उसको बोलते हैं। अगर देखें यहाँ पर प्रतिक्रिया कितनी होगी, तो ये प्रतिक्रिया यहाँ से आती है, इसे मान लेते हैं कि भाई ये प्रतिक्रिया होगी N1, ठीक। और यहाँ पर देखें प्रतिक्रिया कितनी होगी, तो यहाँ पर ये प्रतिक्रिया होगी N2। अब ये सिरा फिसल जाए, ये सिरा जो है फिसल जाएगा इधर को, क्योंकि बाहर पड़ रहा है, यहाँ पे घर्षण नहीं है, यहाँ पे कोई घर्षण नहीं है, भाई यहाँ से तो नीचे कोई रोकने वाला तो कोई है नहीं, ठीक। तो ये सिरा क्या होगा, इधर को फिसल जाएगा। तो सिरे को फिसलने के रोकने के लिए यहाँ पर सीढ़ी पर एक घर्षण बल लगाना पड़ेगा, इसे कहते हैं F। बस F क्या है, ये घर्षण बल है, देखो इस दिशा में लगाना पड़ेगा, नहीं तो ये सीढ़ी जो है फिसल जाएगी। ये हमें अपनी समझदारी से लगाना है। सीढ़ी को रोकना चाहते हैं, किधर को फिसलेगी, उसका उल्टा लगा दिया घर्षण बल, सीधी सी बात है। यहाँ पर ये नीचे को फिसलेगी, भाई ये इधर को फिसलेगी मान लो, तो ये सिरा नीचे को फिसलेगा, उसको हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर कोई घर्षण है ही नहीं, घर्षण विहीन दीवार है, ठीक। फर्श जो है उस पर हमें घर्षण लगाना पड़ेगा, ये मजबूरी है, नहीं तो भाग जाएगी ये। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास अगर हम देखें कि सीढ़ी पर परिणामी बल 0 है, सीढ़ी पे कोई त्वरण नहीं है सीढ़ी में, और सीढ़ी में परिणामी आघूर्ण भी 0 है। तो बड़ी सिंपल सी बात है। अगर मैं बल की बात करूं तो क्षैतिज में लगे बल और उधर में लगे बल, ऊपर नीचे लगे बल, उधर में या उधर्वाधर दीवार दिशा में लगे बल या क्षैतिज में लगे बल एक दूसरे के बराबर कर देता हूं मैं। और अगर मेरे पास क्षैतिज में या उधर्वाधर दिशा में बल नहीं भी हैं, तो कहीं कहीं पे मैं उनके घटक बनाकर भी बराबर कर देता हूँ, ठीक। ओके, देखिए एक छोटा सा उदाहरण दूंगा। मान लीजिए ये मैंने एक बक्सा, एक बॉक्स जो है इस यहाँ पे रखा हुआ है, इस फर्श पे रखा हुआ सपोज, और ये नहीं चल रहा है, ये विराम अवस्था में है, और इसका द्रव्यमान कितना है, इसका द्रव्यमान है मान लीजिए m। लॉजिक को समझना है, ठीक, क्योंकि यहाँ पे क्या है, रोटेशनल डायनामिक्स में ना, घूर्णन गति में बच्चे थक हार के बैठ जाते हैं, ये समझ में नहीं आता चैप्टर,
थक के बच्चे बैठते प्रोफेसर ये तो बड़ा अजीब है। ये तो हो क्या रहा है कि जो पढ़ने की रफ्तार है वो थोड़ी ज़्यादा होती है, ये चैप्टर थोड़ा धीरे से पढ़ना पड़ता है। ठीक, अब मान लीजिए मैं इस दिशा में कोई बल लगा दूँ एफ, और ये कोण बना दूँ थीटा। अब देखिए मुझे क्षैतिज में या ऊर्ध्वाधर दिशा में बल घटक वटक सीधे सीधे मिल नहीं रहे हैं, तो मैं क्या करता हूँ, इसके दो अवयव या दो घटक बना लेता हूँ, एफ कॉस थीटा और ये एफ साइन थीटा, और नीचे की तरफ इसका भार लगा लेता हूँ एम जी, और इधर इधर रोकने के लिए इसे घर्षण लगा लेता हूँ। तो क्षैतिज में ये चल नहीं रहा है, इसका मतलब है कि एफ कॉस थीटा जो है मेरा किसके बराबर कर दूँ, घर्षण के। ये लो, ये क्या है, ये घर्षण बल है, ये लो। ठीक, और ऊपर भी नहीं जा रहा है, मान लीजिए ऊपर भी नहीं जा रहा है, नीचे भी नहीं जा रहा है, तो इसका मतलब एफ साइन थीटा ठीक ऊपर की तरफ, और यहाँ कोई अभिलंब प्रतिक्रिया मान लो एन, भाई हो सकता है कुछ वजन पड़ रहा हो, अभिलंब प्रतिक्रिया, क्योंकि जहाँ रखा होता है उस तल की किसी भी वस्तु पर अभिलंब प्रतिक्रिया मानते हैं, ये यूनिवर्सल है, हमेशा का नियम है ये। ठीक, तो तल क्या कर रहा है, इस पर अभिलंब प्रतिक्रिया तो लगा ही देगा ऊपर को, तो ये एन हो गया, नीचे की तरफ इसका भार है तो ये हो गया एम जी। अब देखो दोनों दिशाओं में बल संतुलित हो गए, एफ साइन थीटा और एन ऊपर को हो गए, भार नीचे हो गया, ये दो चीज़ें हो गई। तो अगर कहीं कहीं पर ऐसा हो कि भाई पता नहीं चल रहा है साहब कौन सा किस दिशा में है, तो क्या करें, एक क्षैतिज मान लें, एक ऊर्ध्वाधर मान लें, थीटा बेटा ढूंढ के लगा के साइन थीटा कॉस थीटा एक दूसरे के इक्वल करके उसको ओके करते हैं। ठीक, चलिए, तो ये कंसेप्ट जो है ये मैंने एक्स्ट्रा बता दिया आपको, कहीं कहीं पे ऐसी समस्या आती है। ठीक, चलिए, अब यहां पे ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो यहां पे मान लीजिए मैं इस दिशा को क्या मान लूं, इसे मान लूं मैं क्षैतिज ऐसे, और ऊपर की तरफ क्या मान लूं, ऊर्ध्वाधर ऐसे मान लो इसको। ठीक, तो ऊपर की तरफ लगे बल नीचे की तरफ लगे बल ये बराबर हैं। ऊपर की तरफ लगा हुआ बल कौन सा है जरा देख के बताओ, ऊपर की तरफ लगा हुआ एक बल ये है, नीचे की तरफ लगा हुआ एक बल ये है, और कुछ नहीं है, क्योंकि भाई यहाँ पे कोई बल है ही नहीं, यहाँ तो घर्षण वर्षण कुछ है नहीं तो लगा लेते हैं ऊपर को, क्योंकि ये सिरा नीचे खिसकता तो घर्षण ऊपर को लगाना पड़ता, तो यहाँ पे तो है ही नहीं कुछ भी, दीवार तो चिकनी है, तो N2 ऊपर को भार नीचे को, तो एक तो सीधा सीधा मिल गया हमें कि भाई N2 जो है वह W0 के बराबर है। ये रहा W0 मालूम है, छड़ का भार मालूम है। एक दूसरा हमें पता चला कि इधर से साहब जो है, अब देखें क्षैतिज में इधर को लगा हुआ बल क्या है, ये घर्षण बल है, और इधर को लगा हुआ बल क्या है, ये वाला N1 है, ये भी पता लग गया, और कुछ है ही नहीं इस पे, और क्या है, इधर उधर तो कुछ भी नहीं है। और तो F1 यानी F घर्षण बल उधर को है जो फिसलने से रोक रहा है, और इधर से इस दिशा में है, यही दो बल हैं, एक दूसरे के विपरीत और बराबर कर देंगे क्योंकि बाकी बल इसमें है ही नहीं। और ये दो बल कहाँ हैं, N2 और W0, ये ऊर्ध्वाधर दिशा में है, और ये दो बल कहाँ हैं, ये क्षैतिज में, तो N1 इक्वल टू F हो गया, ये लो ये आ गया। ठीक, तो N2 तो मुझे वैसे ही मिल गया, देखो यहाँ से लो, N2 कितना आ गया मेरा, N2 आ गया 20G, ये आ गया। G का मान कितना रखना है मैंने, G का मान रख दूंगा मैं 9.8, ये लो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये लो बच्चों। अब यहाँ पर मुझे F नहीं पता तो N1 भी नहीं पता, वही मैंने कहा था कि भाई एक बल के समीकरण से काम नहीं चलता, एक घूर्णन गति का, घूर्णी गति का आघूर्ण का समीकरण भी चाहिए। अब उसके लिए क्या करते हैं, एक सिरे के परितः लगा लेते हैं, या तो इस सिरे के परितः लगा लो या इसके, क्योंकि अगर तुम बीच में लगाओगे कोई बिंदु तो N1 N2 दोनों आ जाएंगे। जहाँ पर दो बल हों और दोनों ज्ञात करने हों तो कहीं और नहीं लगाते, उनमें से एक बिंदु के परितः आघूर्ण लगा देते हैं। तो आघूर्ण या तो यहाँ लगा लो इस सिरे के परितः, या इसके लगा लो। अब मान लो इस सिरे के परितः लगाते हैं आघूर्ण यहाँ, इसे मान लो बिंदु O, ठीक, और इसे मान लो बिंदु O डैश। ठीक, तो बिंदु O के परितः लगा लो, क्योंकि इसमें N2 का तो खत्म हो जाएगा मामला, भाई N2 O डैश से गुजर रहा है तो लंबवत दूरी इसकी तो खत्म हो जाएगी। बल आघूर्ण में क्या होता है, बल और
घूमने वाले बिंदु से बल की लंबवत दूरी होती है। आघूर्ण क्या होता है, F इंटू डी या F इंटू आर होता है। चलिए N2 का खत्म कर लें, तो पहले लिख लेते हैं N2 का, ये कर दिया 0, और क्या लिख दिया, बिंदु O के परित आघूर्ण, और है क्या 0, घूम नहीं रहा है कुछ भी। ठीक, अब इसके बाद देखो ये जो घर्षण बल है ये भी यहीं से पास हो रहा है, ये भी यहीं से पास हो रहा है, इनको दिक्कत नहीं है, तो इसका भी 0। तो यहाँ कर दें क्या, प्लस लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, घर्षण बल का भी 0। अब यहाँ पहुँचते हैं, देखो इसका, ये जो भार है इसका बिंदु हो के प्रेरित है आघूर्ण, तो लंबवत दूरी लगती है। अब देखो ये लंबवत दूरी क्या है, 1 मीटर, तो ये आधी दूरी कितनी हो जाएगी, आधा मीटर हो जाएगी। क्यों, क्योंकि हम देख रहे हैं कि ये जो पूरा का पूरा इस समकोण त्रिभुज का कर्ण टाइप दिख रहा है, ये समकोण त्रिभुज दिख रहा है, देखो इस समकोण त्रिभुज का जो कर्ण का आधा है वो है भार है वहाँ पे। तो जाहिर सी बात है अगर इसके समांतर कोई रेखा खींचूंगा तो आधार का भी आधा हो जाएगा। समरूप त्रिभुज, समरूप त्रिभुज है तो आधा हो जाएगा। समांतर रेखाएं क्या करती हैं, समांतर रेखाएं एक ही अनुपात में काट देती हैं भुजाओं को, तो यानी अगर इसको आधा करूंगा तो ये भी आधे हो जाएगी। तो कुल मिला के ये भार कहाँ पहुंचा, आधा मीटर पे पहुंचा यहाँ से। तो लगा देता हूँ, है किस तरफ को, अंदर की तरफ को। इस बिंदु के परिधि किधर को है, ये घुमा के देखो, भार W0 को अंदर की तरफ को है। ठीक, तो माइनस में लगा दूंगा, तो माइनस W0 1/2, बिल्कुल सिंपल सरल एकदम शुद्ध, कोई टेंशन ही नहीं है। इसके बाद इसका निपट गया काम, इन सब दोनों का फाइनल हो गया, क्योंकि ये तो इसी बिंदु से पास हो रहे हैं। देखो घर्षण और ये तो यहीं से लगेगा तो कुछ बनेगा नहीं यार, है? आगे चलो, यहाँ से आ जाओ। अब यहाँ से ये जो N है, N1 है, ये कहाँ पर है, देखो ये जो लंबवत दूरी लगानी है मैंने, ये तो इस दिशा में जा रहा है, ये बिंदु है, सीधा लंबवत दूरी लगाऊंगा, सीधा खींचो लंबवत दूरी देख लो। तो ये लंबवत दूरी ये क्या है, ये तो ये ऊंचाई है, देखो इस त्रिभुज की, ये तो ये है कितनी, अगर मैं देखूं इसे कि ये दूरी है कितनी, ये वाली, तो क्या है ये 3 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर। समकोण त्रिभुज में क्या है, कर्ण का वर्ग करें, आधार का वर्ग करें, ऊंचाई का वर्गमूल कर दें, आ जाएगा यार। तो इसका वर्ग कितना 3, इसका 1, तो 9 में से 1 गया 8, वर्गमूल 8, तो ये है 2 वर्गमूल 2 मीटर पक्का। और देखा जाए तो इसके परित ये बाहर की तरफ है, दक्षिणावर्त आघूर्ण है। यहाँ देखो, यहाँ रख के घुमाऊंगा ना ऐसे अंगूठा, यूँ घूम के, तो यूँ आएगा घूम के, ये वाला N1 का, W0 का अंदर की तरफ, तो ये बाहर की तरफ, इसके परित है। जब हम किसी बिंदु का के परित कोई आघूर्ण देखते हैं तो बल देखते हैं और वो बिंदु देखते हैं, लंबवत दूरी देखते हैं, बाकी कुछ नहीं देखते, सीधा लिख देते हैं। ठीक, तो कुल मिला के देखो, ये रहा N1, ये रहा N1, N1 की दिशा ये रहा N1, इसे कहते हैं बल की क्रिया रेखा, दिशा क्रिया रेखा। और ये क्या है, लंबवत दूरी कितनी है, 2 वर्गमूल 2 है। ठीक, तो कैसा बना, तुम्हारी तरफ बन गया बाहर को धनात्मक, तो जोड़ देंगे इसको, प्लस N1 और 2 वर्गमूल 2 N1, ये टोटल हो गया 0। लो ठीक, अब देखो ये 0 ये 0 0, तो कितना हो गया, ये आ गया N1 2 वर्गमूल 2, ये हो गया W0/2। तो N1 का मान आ गया तुम्हारा W0/4 वर्गमूल 2। किस में आता है, ये आता है न्यूटन में। ठीक, अभी मैं W0 क्या है तुम्हारा, ये रहा 20G, छड़ का भार ये रहा 20G। ठीक, लगा दिया तुमने, तो N1 आ गया तुम्हारा 20G/4 वर्गमूल 2, ये हो जाएगा 5G/वर्गमूल 2। सॉल्व कर लें थोड़ा सा, N1 जो है, अब क्या कर दें, 5G का मान 9.8 बटे वर्गमूल 2, ये आ गया न्यूटन में उत्तर तुम्हारा N1। अब N1 ही घर्षण बल के बराबर है। अगर इस सवाल में ये पूछ लिया जाए कि फर्श द्वारा छड़ पर घर्षण बल का मान कितना है,
घर्षण बल का मान कितना है। तो तुम परेशान ना होना, क्योंकि देखो ये समीकरण बनी हुई है, N1 जो है वही F है और ये रहा N1। ठीक, तो आ गए उत्तर तुम्हारे। जी का मान 9.8 लिख के यहाँ लिख लो। ये कितना बनेगा बताओ, 9 दूनी 18, 196 बन रहा है। तो देखो ये 20 और ये 10, 200। N2 कितना बन रहा है, N2 बन रहा है 196 न्यूटन। ये रहा देखो, ठीक, 9 दूनी 18, 98 दूनी 196। और ये थोड़ा अलग है, इसको भाग भूग करोगे, वर्गमूल 2 से ऊपर नीचे गुणा करोगे। वर्गमूल 2 का मान क्या लगाते हो अपन, 1.41 लगाते हैं। अगर दिया हो तो लगाओ, नहीं तो ये छोड़ दो, आंसर यही है भाई। कहीं कहीं वर्गमूल 2 का मान नहीं दिया होता सवालों में तो लाइन में लगा दो, ऐसे ये छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, यही है जो कहता हूँ। इस उत्तर को ये लिख दो, देखो ये उत्तर मैंने लिख रखा है, ये देखो ये यही उत्तर है, 5g/वर्गमूल 2। तो 5g/वर्गमूल 2, एक आया है 198, 199, जी का मान लगा दिया। 198 दूनी 199 कहाँ होते हैं यार, 20g, 20 किलोग्राम की छड़ है। 196 न्यूटन आ गया, और रिजल्टेंट परिणामी बल 199 आ गया। ये ठीक है, निचला सिरा इतने पर, दीवार और फर्श की प्रतिक्रिया बल ज्ञात कीजिए। परिणामी बल निकाल रखा है, निकालना है निकाल लो, नहीं तो नहीं निकालना है, कोई बात नहीं है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे F और N जो दोनों निकाल रखे हैं इन्होंने, घर्षण बल और प्रतिक्रिया, ठीक है, ये दोनों निकाल रखे हैं। F 34 है, ठीक है, ये इधर को आ गया। प्रतिक्रिया जो है वो उधर को है, वो नीचे को आ गई। दोनों का परिणामी इस पर निकाल गए हूँ, लगा रखा है बीच में कहीं, तो 90 डिग्री पर दोनों हैं, तो इसका मतलब परिणामी भी निकाल सकते हो। ठीक, F2 क्षैतिज से अल्फा कोण बनाती है, घर्षण बल और ये दोनों जो है। यहाँ परिणामी बल है, इधर को कितना है F, यहाँ कितना है N2। हालांकि सवाल में नहीं पूछा गया था ये तो इन दोनों का परिणामी इधर को आएगा ऐसे। ठीक, कितना आएगा वो परिणामी N2 और F का, पाइथागोरस का प्रमेय लगा दो, क्योंकि दोनों बल जो है 90 डिग्री पर हैं। तो इसका स्क्वायर करके जोड़ दो, उसका वर्गमूल कर दो, फाइनल यहाँ पर परिणामी बल आ जाएगा। ठीक, ओके। यहाँ पे परिणामी बल कुछ है नहीं, यही बस है, क्योंकि यहाँ पे तो एक ही बल है ना, ये यहाँ पे कोई परिणामी नहीं, इस सिरे पे है परिणामी बल। तो परिणामी बल कहाँ है, उसकी थोड़ी सी दिशा बना के देता हूँ तुम्हें, है ना, कहाँ है वो परिणामी बल। ठीक है, ये देखो यहाँ पे इस सिरे पे अच्छे से बता के देता हूँ। ये देखो, ये है N2, ये रहा N2, ये रहा, देखो पक्का। और ये रहा घर्षण बल, दोनों के मान आ चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, इन दोनों का परिणामी देखो, इनका परिणामी कहीं बीच में होगा ऐसे, वो होगा F, मान लिया। ठीक, और इस F का जो मान होगा वो क्या होगा, यहाँ लिख देता हूँ, ऐसे वर्गमूल लगाते हैं, कितना होगा इस F का मान, N2 का वर्ग प्लस F का वर्ग, दिख गया होगा, नो प्रॉब्लम। N2 का वर्ग प्लस F का वर्ग, यहाँ इस सिरे पर परिणामी बल है, क्योंकि दोनों बल 90 पर है। F का मान भी आ गया तुम्हारा, ये रहा F का मान, और ये तुम्हारा N2 का मान भी आ गया, ये रहा N2 का मान। कुल मिला के इसका और इसका वर्ग करके वर्गमूल कर देना, जोड़ के, ये आ जाएगा ये वाला तुम्हारा परिणामी। ठीक, कितने कोण पर है, बड़ी सिंपल सी बात है यार। यहाँ से कोण चाहिए, मान लीजिए तुम्हें कोण चाहिए, यहाँ से ये कोण चाहिए तुम्हें थीटा। ठीक है, छोड़ना नहीं किसी चीज़ को, ये थीटा है मान लीजिए ऐसे। ठीक, तो यहीं पे बना दो एक त्रिभुज, ये लो ऐसे त्रिभुज, टेन थीटा कितना होगा, टेन थीटा जरा बताओ। ये टेन थीटा निकाल रहा हूँ, देखो यहाँ वाला टेन थीटा यहाँ निकाल रहा हूँ, बताओ इस त्रिभुज की ऊंचाई पे कौन है, इस त्रिभुज की ऊंचाई पे कौन है, ये रहा N2, ये लो। इस त्रिभुज के आधार पे कौन है, ये रहा घर्षण बल, ये लो बस आ गया, टेन थीटा भी आ गया। परिणामी बल कहाँ है, टेन थीटा त्रिभुज बना के लगा दो, लंब बटे आधार बना के लगा दो, टेन थीटा मिल जाता है, कोण मिल जाता है। परिणामी बल एक से कितने कोण पर है, अब जब परिणामी बल है ना ये F से कितने कोण पर है, घर्षण बल से ये कितने कोण पर है, तो ये वाला कोण हो गया क्या, लंब बटे आधार टेन थीटा, फिनिश।
चलिए, हमने एनसीईआरटी के बहुत ही महत्वपूर्ण 2 सवाल किए और हमने आघूर्णों का सिद्धांत जाना, जो कि हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट था। अब हम इस टॉपिक की इस चैप्टर की अगली बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, जिसमें अक्सर कन्फ्यूज़न है और निकालने में बड़ी दिक्कत है। उसका नाम है जड़त्व आघूर्ण, यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जड़त्व आघूर्ण। ठीक है, करते हैं अपनी अगली क्लास में, मिलते हैं। ओके, बाय।